हेलो स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेसन कंप्लीट हो गया है। आज हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। इसी का सेकंड पार्ट जो है लेन देनों का अभिलेखन। लेज़र पोस्टिंग के बाद आज हम सहायक बहियों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक परिचय देखेंगे कि अध्याय 3 में हमने सबसे पहले सीखा था कि व्यापारिक लेन देनों की सर्वप्रथम एंट्री जो की जाती है वो रोजनामचे जर्नल में की जाती है, लेकिन उसके बाद हम खतौनी खाता बही पुस्तक में की जाती है, लेज़र पोस्टिंग हम करते हैं। तो एक छोटा व्यापारी तो संभवतः ये सारे लेन देनों को एक ही पुस्तक यानी कि रोजनामचा जर्नल में अभिलिखित रिकॉर्ड कर लेता है, पोस्ट कर लेता है। लेकिन जब व्यवसाय का विस्तार हो जाता है, व्यवसाय बहुत बड़ा स्तर पर बढ़ता है, तो लेन देनों की संख्याओं में भी स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। और ऐसे में सभी सौदों को, ट्रांजेक्शन्स को, लेन देनों को हम रोजनामचे जर्नल के अंदर प्रविष्टि करना एक प्रकार का बोझिल कार्य हो जाता है। इसलिए व्यावसायिक लेन देनों के फुर्तीले, दक्ष और विशुद्ध अभिलेखन यानी बिना गलती के जल्दी से जल्दी सारे रिकॉर्ड्स, ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए हमें अपने जर्नल का वर्गीकरण करना पड़ता है, जिसे विशिष्ट रोजनामचों में कर दिया जाता है। व्यापारिक सौदों की प्रकृति रिपीट न हो, इसलिए उन्हें आसानी से इस विशिष्ट रोजनामचों में अभिलिखित रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्रत्येक रोजनामचे को उस विशिष्ट लेन देन के लिए ही बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसे समझेंगे तो हम ऐसे समझेंगे कि सभी रोकड़ से संबंधित सौदों के लिए एक अलग से रोकड़ पुस्तक बनाई जाती है। उधार की बिक्री के सौदों के लिए एक अलग पुस्तक बनाई जाएगी। उधार खरीदे गए लेन देनों के लिए भी अलग पुस्तक बनाई जाएगी, और उनका रिकॉर्ड अभिलेखन का कार्य भी अलग पुस्तक में किया जाता है। यानी कैश से संबंधित, परचेज से संबंधित, सेल से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए, ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग बुक्स रखना। ये ठीक वैसे ही है स्टूडेंट, जैसा कि आप अपने स्कूल जाते समय स्कूल बैग में अलग अलग सब्जेक्ट की एक कॉपी ले जाते हो, ठीक उसी प्रकार। और एक रफ कॉपी होती है जिसमें आप सारे सब्जेक्ट लिखते हो। तो स्टूडेंट, जब व्यापारी छोटा होता है तो वो एक रफ कॉपी की टाइप एक ही बुक बनाता है, जिसमें वो सारे रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। और जब उसकी क्लासें बढ़ती है, वो बड़ा होता है, तो ठीक उसी प्रकार उसे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपीज़ बनानी होती है। हम भी यही कह रहे हैं कि अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग रजिस्टर्ड बनाए जाते हैं। उन रजिस्टर को ही सहायक बहियाँ कहा जाता है। अब इस अध्याय में हम अलग अलग प्रकार की जो सहायक बहियाँ हैं, विशिष्ट उद्देश्य की जो पुस्तकें हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है हमारे लिए रोकड़ बही, जिसे हम कैश बुक कहते हैं। कैश बुक हमारे लिए 4 प्रकार की होती है। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, विस्तृत रूप से हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे क्रय रोजनामचा, जिसे हम क्रय बुक, परचेज बुक कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे परचेज रिटर्न बुक की, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक। उसके बाद सेल्स बुक, उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक, और मुख्य है जर्नल, जिसे प्रॉपर जर्नल भी कहा जाता है। यानी ऐसी प्रविष्टियां जो कैश, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के अंदर शामिल नहीं होती है, उन ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल यानी कि मुख्य रोजनामचे के अंदर लिखेंगे। तो इस प्रकार ये 6 प्रविष्टियां हैं, अलग अलग बहियां हैं हमारे पास, जिसमें हम इन्हें रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल 2 बहियां भी हमारे पास होती है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे रोकड़ बही की, कि रोकड़ बही, कैश बुक क्या होती है। रोकड़ बही वह पुस्तक है जिसमें नगद प्राप्तियां और नगद भुगतानों से संबंधित सभी लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है। इसे अवधि विशेष में नगद तथा बैंक रोकड़ से प्रारंभिक शेष से प्रारंभ किया जाता है। यानी कोई पुराना बैंक में रखा हुआ रोकड़ या कैश इन हैंड हमारे पास होता है, तो उससे हम इस शेष के आधार पर इसे प्रारंभ करेंगे। साधारणतः यह प्रतिमास बनाई जाती है। यह एक लोकप्रिय पुस्तक है, इसलिए व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, संस्था हो अपने लाभार्जन के उद्देश्य वाली हो या गैर लाभकारी संस्थाएं हो, सभी अपनी रोकड़ बही को अवश्य बनाते हैं। यही वह पुस्तक है जो रोजनामचा व खाता बही दोनों के उद्देश्य पूरे
कर दी है, क्योंकि रोकड़ बही में लेन देनों की प्राथमिक प्रविष्टि की जाती है, इसलिए इसे मूल प्रविष्टि के नाम से भी जाना जाता है। प्राय यह प्रथा है कि जब रोकड़ बही रखी जाती है तो फिर रोकड़ संबंधित लेन देनों का न हो तो रोजनामचे में ही लेखा किया जाता है और न ही रोकड़ व बैंकस्थ रोकड़ के लिए अन्य कोई खाता बनाया जाता है। इस बही के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है एक स्तंभीय रोकड़ बही। एक स्तंभीय रोकड़ बही में व्यापार के नकद से संबंधित सभी सौदों को तिथि अनुसार रिकॉर्ड किया जाता है, यानी नगद सभी प्रकार की नगद प्राप्ति और भुगतानों का लेखा किया जाता है। जब व्यापारी द्वारा सभी लेन देन केवल नगद ही किए जाते हैं तो उस स्थिति में एक कॉलम यानी सिंगल कॉलम रोकड़ बुक को बनाया जाता है। अब ये किस प्रकार की होती है, इसका फॉर्मेट क्या है देखते हैं। यहाँ रोकड़ बही का फॉर्मेट हमारे सामने है। इस तरफ हम प्राप्तियाँ लिखेंगे और इस तरफ भुगतान करेंगे। यहाँ पर हमें पृष्ठ संख्या लिखनी है। अब रोकड़ बही के 2 साइड बनाए हुए हैं, साइड ए और साइड बी। सर्वप्रथम प्राप्तियों के लिए हमें तिथि, पर्टिकुलर्स, रोज नामचा, पृष्ठ संख्या और राशि लिखनी है। यही सारे कॉलम तिथि, विवरण, रोज नामचा, पृष्ठ संख्या और राशि दी जाएगी। इसके आधार पर हमें टू तथा बाय के द्वारा प्रविष्टियां करनी है और वही प्रविष्टियां इसमें लिखनी है जिसमें नगद प्राप्ति और नगद भुगतान किया जा रहा है। दूसरा प्रकार है द्विस्तंभीय रोकड़ बही, जिसे 2 कॉलम कैश बुक कहा जाता है। इस प्रकार की रोकड़ बही में प्रत्येक राशि के लिए 2 अलग अलग स्तंभ बनाए जाते हैं। आजकल अधिकतर व्यापारिक संगठन बैंक संबंधित लेन देनों की भी संख्या बढ़ गई है और उन बढ़ी हुई संख्याओं में वो लेखा करता है। इसलिए कई बार तो ये प्रयास भी होता है कि सभी प्राप्ति और भुगतानों को बैंक के माध्यम से ही किया जाए। इसलिए व्यवसायी बैंक में चालू खाता खोलते हैं और बैंक द्वारा कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है, बल्कि अपनी सेवाओं के बदले वे व्यापारी से कुछ शुल्क जरूर वसूल करते हैं, जिसे हम बैंक प्रभार, बैंक चार्जेस के नाम से भी जानते हैं। बैंक में रोकड़ जमा कराने के लिए हमें एक चेक या एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसे हम जमा पर्ची कहते हैं, जिसका प्रतिपूर्ण काउंटर हमें बैंक जमा अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर वापस रसीद के रूप में प्रदान कर देता है, लौटा देता है। सामान्यतः चेक को व्यवहार में रेखांकित किया जाता है, यानी हमारे पास जो चेक होगा उस चेक को हम यहाँ पे रेखांकित कर देते हैं। रेखांकित चेक का भुगतान उसी व्यक्ति को बैंक के काउंटर पर नहीं किया जाता है, बल्कि उसका भुगतान बैंक के माध्यम से उसके खाते में किया जाएगा। इसलिए इसे रेखांकित चेक को सबसे सुरक्षित माना जाता है। स्क्रीन पर आप यहाँ जमा पर्चियाँ देख रहे हैं। यहाँ पे हम अपने पैसों जो जमा करा रहे हैं उन्हें खाता नंबर लिख करके और उसके अलावा साइन करके हम बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं। वहीं ये जो काउंटर फाइल है, ये वाला जो एरिया है, हमें बैंक वापस सिग्नेचर करके जमा करके वापस दे देता है, उसने हमारा पैसा जमा कर लिया है। वहीं चेक इस प्रकार आते हैं और जब चेक को ऐसे रेखांकित कर दिया जाता है तो यहाँ पे अकाउंट पे लिखने का मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति को हम यहाँ भुगतान हो रहा है उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट के अंदर ही वो पैसा जाकर के डिपॉजिट किया जाएगा। इस प्रकार चेक के द्वारा भुगतान किया जाता है। अब एक बात का ध्यान हमें यहाँ पे और रखना है कि रोकड़ लेन देनों को की तरह ही बैंक से संबंधित लेन देनों को भी हमें सभी बैंक प्राप्तियों को बाईं ओर तथा बैंक भुगतानों को दाहिनी तरफ बैंक स्तंभ में हमें लिखना है। जब बैंक में रोकड़ जमा करवाई जाती है अथवा बैंक से रोकड़ निकाली जाती है तो दोनों ही स्थितियों में रोकड़ बही में अभिलेखन किया जाता है, यानी पैसा निकालें या जमा कराएं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन सौदों के दोनों ही पक्ष रोकड़ बही में प्रस्तुत होते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब एक प्रविष्टि होती है तो उसमें कैश और बैंक दोनों प्रभावित होते हैं, यानी आपका डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों प्रभावित होगा। इसके लिए इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है और हमें रोजनामचा बही पृष्ठ संख्या के अंदर सी लिख करके इसे डिफाइन करना होता है। अब हम इसके प्रारूप की बात करेंगे। रोकड़ बही का जो प्रारूप है, जिसमें प्राप्तियां ऊपर पृष्ठ संख्या होती है और इस तरफ हम भुगतान लिखेंगे,
वही दो कॉलम दो साइड होती है, ए और बी साइड। ए में हम तिथि, पर्टिकुलर्स, विवरण और बही की पृष्ठ संख्या, रोकड़ और बैंक, ये दो प्रकार के अमाउंट के कॉलम इसमें बढ़ जाते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कॉलम एक और दो ये अमाउंट के कॉलम है, एक रोकड़ का अलग हो जाता है और एक बैंक का अलग हो जाता है। जब हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो हमें यहाँ पे इस बही के अंदर सी लिखना होता है, जो डिफाइन करता है कॉन्ट्रा वर्ड को। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।